Hi friends, how are you? Now, after discussion of gravitational force and law of gravitational force, okay, I will proceed to our next topic, that is free fall. Okay, free fall. ग्रेविटेशनल चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कशन के बाद और ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ के डिस्कशन के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ? फ्रीली कोई चीज गिरता है उसके बारे में। ओके, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या है, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्री फॉल क्या है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स and it falls freely toward earth under this force alone, this is said to be free fall. Means when an object, जब कोई वस्तु attracted toward earth, okay, it get attracted towards earth due to gravitational force, यदि कोई वस्तु अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एंड इट फॉल्स फ्रीली, और वो गिरता फ्रीली है टुवर्ड अर्थ, अर्थ की ओर, अंडर दिस फोर्स, अंडर दिस फोर्स। दिस फोर्स का मतलब यह फोर्स के अंडर में। तो कौन से फोर्स के अंडर में? तो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, मीन्स फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रीली टुवर्ड अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, दिस इज सेड टू बी फ्री फॉल। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्री फॉल। उसमें पॉइंट देखते हैं क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल इट्स डायरेक्शन नॉट चेंज। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल होगा तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ओके, इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज। ओके, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। देखो, यदि कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा, ओके, फ्रॉम अर्थ टुवर्ड अर्थ, सॉरी टुवर्ड अर्थ, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, व्हेन ए बॉडी, ओके, व्हेन समवन थ्रो ए बॉल टुवर्ड अप आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जब रीच हो जाएगा तो ये फिर फ्रीली गिरेगा टुवर्ड अर्थ। ओके, टुवर्ड अर्थ, और ये जो गिरेगा वहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे जिगजैग टाइप से नहीं, एकदम फ्रीली इट विल फॉल टुवर्ड अर्थ। ओके, इट विल फॉल टुवर्ड अर्थ, and when an object fall freely then magnitude of velocity change. ओके, तो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट गिरेगा तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा। मीन्स जिस वेलोसिटी से वो ऊपर गया था वो वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से ऊपर से नीचे गिरेगा, दोनों वेलोसिटी विल गेट चेंज। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल गेट चेंज। अब देखो, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा तो एज वी नो दैट व्हाट एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, जिस रेट में वेलोसिटी चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सीलरेशन। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस हियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, और उसी एक्सीलरेशन को बोलेंगे क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो सिंस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन आल्सो चेंज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका क्या होगा? तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा। एंड चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड व्हाट?
acceleration due to gravity, change in acceleration due to gravitational force. ओके, एक्सीलरेशन जब चेंज होगा ग्रेविटेशन की वजह से तो उसी को बोलेंगे क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज डिनोटेड बाय जी. इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल जी से. इट्स यूनिट इज सेम एज एक्सीलरेशन. इसका जो यूनिट है वो सेम एज एक्सीलरेशन है. नाउ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. मींस मास इनटू एक्सीलरेशन विल गिव अस व्हाट, फोर्स. बट इन केस ऑफ फ्री फॉल के केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, ए इज इक्वल टू जी. व्हाट इज ए इज एक्सेलरेशन. A is an acceleration and g is what, acceleration due to gravity. Therefore what happens, the gravity acceleration due to gravity equals to acceleration of what, free falling. Okay, when an object falls freely, suppose ये एक पेन है, ये हमारे पेन से हाथ से फ्रीली गिर रहा है. ओके, यदि गिरा तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा, that acceleration will equal to acceleration due to gravity, acceleration due to gravity. Because g is equivalent to acceleration as it is acceleration due to gravity, f is equal to m into g. फिर f क्या हो जाएगा, m into g हो जाएगा. ठीक है ना. हम लोग जान रहे हैं क्या, acceleration is equal to gravity है, तो F इज इक्वल टू एम इंटू जी. जो ये फॉर्मूला है तुम्हारा, F इक्वल टू एम इंटू ए एंड ए इज इक्वल टू व्हाट, जी. तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेस ऑफ ए इट विल बी जी. ओके, देन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके ना, सी हियर. We know that from law of gravitation, gravitation लॉस के हिसाब से हम लोग जानते हैं क्या, F इज इक्वल टू जी. व्हाट इज जी, जे इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. इनटू कैपिटल एम मीन्स ऑब्जेक्ट मास. ओके, and this is small m, mass of another object upon r square. Okay, from the law of gravitation, universal law of gravitation, okay, we studied that the force of attraction between two objects placed in this universe, okay, is proportional to shear. Suppose A is an object, B is also an object. So the force of attraction between these two objects, okay, force of attraction between both these two objects is given by F. Capital F is equal to G. G is what? Gravitational constant into capital M into small m upon d square. So capital M is what? Mass of object A, and small m is what? Mass of object B. Therefore force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The distance between both objects is how much? D. Therefore force is force. What for, force of gravitation is directly proportional to what? Product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them into g. G is what? Gravitational constant. So here also it is same. F is equal to G into M upon R square. D is replaced by R square. It is for what? It is for when an object is placed on earth. See, this is earth. An object is placed here. This is the center of earth. Okay, and this is the radius of earth R. So the force of attraction between
both object is directly proportional to the mass m, small m, this is, and this is capital M, because this is earth. Earth's mass is quite very large, therefore it is indicated as capital M. And this is the object who is having mass small m. Okay, and r is the distance between both, means earth and the object. Therefore F is equal to g into m upon r square. And from free fall of object due to acceleration due to gravity, and from free fall of object due to acceleration due to gravity is given by F is equal to m into g. Since g is what? Acceleration due to gravity, and a is equal to g. For free fall, acceleration will be equal to the acceleration due to gravity. Therefore, F is equal to m into g. Now equating both equation 1 and 2, equating both equation, this is for equation number 1 and this is equation number 2. Here in both case, what happen? F is given how much? G into m upon r square. Here F is equal to m into g. Therefore equating both the equation, it will become what? M into G, means M into small g is equal to capital G into capital M into small m by d square. Capital M is the earth of mass of object, one object, and mass, this is small m is the mass of another object, and d is the distance between them. Okay, then G is equal to what? G into capital M upon d square. Here see, m into g is equal to g into m upon d square. Then small m and small m cancel. Therefore, small g is equal to g capital M upon d square. Capital M is mass of earth, d is the distance between object and the earth. Now, when an object be on or near the surface of earth, then distance d equal to r, radius of earth. Okay, when object is on or nearer the earth surface, then distance d is given by r is the radius of our surface. Therefore g is equal to g into capital M upon d square, means, and d is equal to r, where d is equal to r. Therefore in place of d we will put r. This will become j into capital G into m upon r square. Since radius of earth increases from the pole to the equator, okay, see here, this is earth, here is the pole, north pole and south pole. So the radius of earth increases from pole to the equator. Okay, therefore the value of g become greater at the poles than at the equator. So g is constant near the surface of the earth. Means what happens? Since radius is what? Increases from pole to the earth. If radius will increase, okay, if radius is increase, then what happens? What happens? If radius will increase, if its value will increase, then g will decrease. Since near the equator radius is greater than poles, therefore the value of g at equator is what? So the g is constant near the surface of the earth. तो g क्या है? अर्थ के सरफेस के नियरर में कितना है? कांस्टेंट है. ओके, since radius of earth increases from the poles to the equator, poles से इक्वेटर के पास में radius of earth increase कर रहा है, okay, then what happens? The value of g become greater at the poles. Okay, तो value of g जो होगा वो पोल्स के पास में ज्यादा होगा देन एट द इक्वेटर, इक्वेटर के अपेक्षा. ओके, value of g will be greater at poles in comparison to equator. Why? Because the radius of earth is smaller at poles and larger at equator. Therefore the value of
g means acceleration due to gravity is greater at poles and smaller at equator. ओके, देखो कैसे होगा ये. We know that small g is equal to g into m upon r square. यदि r बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो g घटेगा. ओके, r बढ़ेगा तो g घटेगा, और जब r घटेगा तो g बढ़ेगा. तो चूंकि पोल्स के पास में सेंटर से रेडियस जो है वो क्या है, स्मॉलर कंपेरिजन टू द रेडियस एट इक्वेटर, इक्वेटर के पास में. ओके, सिंस shape of our earth is not round. Okay, the shape of our earth is not round, since nearer pole it is quite flat, therefore the radius is small comparison to the radius of equator. Okay, radius at equator. therefore जब इक्वेटर होगा तो इक्वेटर पे क्या होगा, r का वैल्यू ज़्यादा होगा. जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो स्वाभाविक है this value will get decrease. Here another by mathematical example, see here, g is equal to, suppose 1 by 2. 1 by 2 means 0.5. 0.5. Okay, now if this is, suppose this is r, if it is increased by 4, if it become 4, then this will become 0.25. तो क्या हुआ, देखो 0.5 बड़ा है, 0.25 बड़ा है, 0.5 बड़ा है. इसीलिए जब r छोटा था तो g का वैल्यू ज़्यादा था, r जब बढ़ा तो g का वैल्यू घट गया. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. ओके, दिस इज जस्ट एज एन एग्जाम्पल. ओके, डोंट कंपेयर इट विथ रियलिटी. जस्ट एग्जाम्पल कि मैं दिखाना चाहता था आपको और समझाना चाहता था कि कैसे ये हो सकता है कि रेडियस पे, यदि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, इफ द रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर, ओके, देन हाउ द जी वैल्यू वेरीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर. ओके, ये मैं दिखाना चाहता था आपको, इसीलिए एग्जाम्पल दिया था. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, सीयर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी. अब जी का वैल्यू कैलकुलेट करना. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो वी नो दैट जी, कैपिटल जी इज व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. जी का वैल्यू कितना है, तो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. एंड मास ऑफ अर्थ कितना भैया, तो मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24. व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी. And radius of earth is how much, 6.4 into 10 to the power 6 meter. This is the radius of earth. By substituting this value in this equation, g equal to capital G into capital M upon r square, where g is what, gravitational constant, capital M is mass of earth, and r is the radius of earth. On substituting this value, we will get 9.8 meter per second square. Therefore, value of acceleration due to gravity of the earth is 9.8 meter per second square. If someone will ask you why we are taking g value as 9.8 meter per second square, then easily you can define that, as we know that from the formula acceleration due to gravity, small g, that is acceleration due to gravity, is given by gravitational constant into mass of the earth upon radius of the अर्थ स्क्वायर. ओके, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर मीन्स किसी को भी आप बता सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और मास ऑफ अर्थ के प्रोडक्ट के बराबर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है, मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मास ऑफ अर्थ से गुना करेंगे, जितना आएगा
उसको अर्थ के रेडियस का स्क्वायर निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो देन आफ्टर दैट विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट नंबर 10.2.2। ओके, एनसीईआरटी बुक से ही है ये, ठीक, एनसीईआरटी बुक से ही है ये भैया। ओके, मैं आपको आई एम नॉट टीचिंग फ्रॉम आउट ऑफ द एनसीईआरटी, टोटली आई एम फॉलोइंग योर एनसीईआरटी ओनली। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में उसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। Since the above topic can be explained by doing some activity। ओके, ये जो टॉपिक है इसको हम सिंपल समझ सकते हैं। देखो, ये पेन गिरा करके भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, बाय ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट इट में होलो और सॉलिड। ओके, ये या तो होलो रहे या सॉलिड रहे, या तो मैं खाली पेन गिराऊं या रिफिल गिराऊं या दोनों मिल करके गिराऊं, दोनों मिला करके गिराऊं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। अब क्या करेंगे एक स्मॉल शीट ऑफ पेपर लेंगे, ओके, और एक पेन लेंगे, ठीक है, और स्टोन लेंगे, मतलब तुम पेन के जगह पे स्टोन भी ले सकते हो। यदि हम जो है दोनों को गिराएंगे, ओके, सी हियर क्या होगा। ओके, हम ये दोनों को गिराएंगे एक साथ, देखो दोनों को छोड़ रहे हैं एक साथ, तो कौन पहले गिरा, पेन पहले गिरा, पेन पहले गिरा, पेपर बाद में गिरा। ओके, वाई, बिकॉज द रेजिस्टेंस offered by air to the pen is smaller comparison to the resistance offered for the पेज। पेज के लिए जो एयर का रेजिस्टेंस था और पेन के लिए जो एयर का रेजिस्टेंस था वो क्या था, पेन का रेजिस्टेंस स्मॉलर था, पेपर का रेजिस्टेंस, पेज का रेजिस्टेंस ज़्यादा था। तो क्या हुआ, हमारा पेन पहले गिरा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस विथ एयर कम था, अब पेपर का रेजिस्टेंस विथ एयर ज़्यादा था, इसलिए वो लेट से गिरा। तो इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, सेम एक्टिविटी को हम यदि वैक्यूम में करेंगे, वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों एक साथ ही गिरेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस में दोनों एक साथ ही गिरेगा जब हम सेम एक्सपेरिमेंट किसमें, वैक्यूम में करेंगे। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे, सपोज आई एम थ्रोइंग ए स्टोन एंड ए पेपर इन ए वैक्यूम, देन विच विल फॉल फर्स्ट, then you will have to answer both will fall simultaneously in vacuum. If it is out of vacuum, if it is in open air, then the heaviest object will fall first, later the light object body will fall। okay, सपोज आपसे कोई पूछ दे कि यदि हम एक स्टोन को और एक पेपर को थ्रो करते हैं तो कौन पहले गिरेगा, नॉर्मल ओपन एयर में तो पहले स्टोन गिरेगा फिर पेपर गिरेगा, लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट यदि हम वैक्यूम में करते हैं तो पहले कोई नहीं, दोनों एक साथ ही गिरेंगे। ठीक है, तो दिस हैपन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल इज गिवन बाय g इक्वल टू g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू व्हाट, v बाई टी, एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हम जानते हैं क्या, a इज इक्वल टू v बाई टी, हियर देयर इज नो एनी मास, सो एक्सिलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सिलरेशन जो होता है वो मास पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, इट्स ओनली मोमेंटम डिपेंड ऑन द मास, इसका केवल मोमेंटम है जो कि मास पे डिपेंड करेगा। therefore it states that, okay, see here, g is equal to gm upon r square, a equal to v by t, acceleration does not depend upon the mass, acceleration जो है वो मास पे निर्भर नहीं है, ओनली मोमेंटम जो होता है वो मास पे डिपेंड होता है। ओके, नेक्स्ट
Therefore it states that ऑब्जेक्ट होलो और सॉलिड, या तो ऑब्जेक्ट होलो हो या सॉलिड, या तो खाली हो या भरा हो, ओके, fall at the same rate, both will fall at the same rate under the influence of gravity, ठीक ना, दोनों सेम रेट पे फॉल करेगा वैक्यूम में एट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ओके। अकॉर्डिंगली गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब गैलीलियो थे वो भी साइंटिस्ट, वो भी खुरापाती दिमाग वाले, वो क्या किए कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक ना, पीसा जो कि इटली में है, वहाँ के लीनिंग टावर पे चढ़ गए और दिन भर कुछ ना कुछ गिराते रहे वहाँ से, और देख रहे थे कौन पहले गिरता है कौन बाद में गिरता है, कौन पहले गिरता है कौन बाद में गिरता है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, टू प्रूव द सेम दैट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल ऑन सेम रेट बाय इट इज द एयर रेजिस्टेंस विच डिसाइड्स द विच ऑब्जेक्ट विल फॉल फर्स्ट, ओके। तो फिर वहां से उन्होंने जाना कि एयर ही है जो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट विल फॉल फर्स्ट एंड विच ऑब्जेक्ट विल फॉल नेक्स्ट, ओके। Since g is constant near the earth, as we know that g is what, acceleration due to gravity is constant near the earth, all the equations for the uniformly accelerated motion of object become valid with acceleration a replaced by g. See here, these are the motion equation. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and b square equal to u square plus 2as, where u is initial velocity, v is final velocity, s, और इसको h से भी इंडिकेट कहीं कहीं किया गया है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, ओके। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t is given by what, s और h. So here what happens, a is replaced by g, तो एक जगह पे यहाँ पे g लिखा जाएगा, तो it this equation will become what, v is equal to u plus at, instead of v is equal to u plus at we will write what, v equal to u plus gt, okay, v is equal to what, u plus gt. See here, since we are taking about freely falling object under the gravity, acceleration is 9.8 meter per second square and is denoted by small g. Therefore, v is equal to u plus gt. See here, first equation was what? V is equal to u plus at. Okay. Instead of v is equal to u plus at, we are replacing a by g. See here. This will become what? V is equal to u plus gt. Okay. S is equal to ut plus half gt square. Earlier it was at square, now it become a gt square. Why? Because a is replaced by g, and v square equal to u square plus 2gs. Okay. Now in the above equation, plus is replaced by minus if the body is thrown upward. Okay. क्या होगा एबव इक्वेशन में क्या इक्वेशन था, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। तो ये जो प्लस जो है वो क्या होगा कि प्लस इज रिप्लेस बाय माइनस, ये प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा कब, जब ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, ओके। जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है, जब इसको हम ऊपर फेंकेंगे, ओके। लेकिन जब ये नीचे गिरने लगेगा तो ये हो जाएगा क्या, v प्लस हो जाएगा फिर ये। तो माइनस किसके लिए होता है, अपवर्ड के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। प्लस किसके लिए होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट हमारा डाउनवर्ड आएगा तो उसके लिए प्लस लिखेंगे, मतलब v इक्वल टू यू प्लस जी टी। और जब अपवर्ड जाएगा ऑब्जेक्ट तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू
v equal to u minus gt. Okay, v is equal to u minus gt. See here, in the above equation, plus is replaced by minus. If body is thrown upward, see here, object is there, throwing upward. Okay, then this plus will become minus. As it move upward, okay, acceleration is taken as negative at maximum height v equal to 0. ओके, जब इसको अपवर्ड फेंकेंगे, ओके, तो एक्सेलरेशन इज टेकन एज निगेटिव माइनस जी. अब आपका क्वेश्चन रहेगा वाई वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज माइनस जी. माइनस में क्यों लेते हैं, क्यों? बिकॉज वी आर थ्रोइंग ऑब्जेक्ट अपवर्ड मीन्स डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. ओके, इफ anything which is done against you, it creates negativity in your mind. Okay, and if anything that done in favor of you, then it creates what? Positivity in your mind. Similarly here also, this acceleration due to gravity, since it is thrown upward, okay, it is throwing upward. When it is throwing upward, we are going against gravity, then it become minus g. इसीलिए इसको माइनस जी बोला जाता है. और फिर क्या होगा, एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू 0 हो जाएगा. मैक्सिमम हाइट पे v जो होगा वो 0 हो जाएगा. एट द मैक्सिमम हाइट सिंस v इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 3 सिंस v बिकम 0, v बिकम्स 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. सी हियर, देन दिस विल बिकम व्हाट, 0 इज इक्वल टू u square plus 2gs, and when u will come this side, it will become minus u square equal to minus 2gs. Minus and minus cancel. Okay, then s or h, okay, s or h is equal to what, s or h is equal to u square upon 2ge. See here, this will become what, u square equal to 2gs. Okay, then s is equal to u square upon 2g. And what is u? U is the initial velocity. And what is g? G is the acceleration due to gravity. Therefore s is equal to u square upon 2g. Here see, s or h, either in some book the distance is written as s, or in some book it is written as h. So don't be in confusion that I taught you s and here is h. It is both indicating the same. Okay, this indicate the same, u square upon 2g. Okay, now this is the 2 points. Okay, time of ascent and time of descent. It is not in your NCERT book. Okay, but you must have knowledge. What do you mean by time of ascent? The time taken by a body to reach maximum height, its velocity v become 0. That time is called time of ascent. वह टाइम, ठीक ना, जिसपे कि वेलोसिटी जो हो जाए उस पे, जब कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करे अपवर्ड और वेलोसिटी उस पर 0 हो जाए, तो उसी टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट. ओके, सी हियर, here see, this is the ball thrown upward. Okay, this is the maximum height. So the time taken to reach from here to here, okay, from this point to maximum height, the time taken to reach at maximum height, this is called what, time of ascent. इसी को बोला जाता है time of ascent. Okay, at this height v is equal to 0. V is equal to how much, 0. So the time taken by an object to reach maximum height, that time is called time of ascent.
the time taken by a object or by body to reach maximum height, okay, where its velocity becomes 0, then this is called time of ascent. Then see here, v is equal to u plus of minus of bracket में gt है. Why? Because it is ball or object is going upward. Okay, when it is going upward, then at that time acceleration due to gravity will be what? Negative. Therefore v is equal to u plus into bracket, in bracket minus g into t. Then this will become what? Since v is equal to 0 at maximum height, therefore this will 0 is equal to u plus or minus of gt. This equation become what? U minus gt. Now since u minus gt is here, again u will come at LHS, then this will become minus u equal to minus gt. Okay, then minus u is equal to minus gt, cancel minus minus. Okay, cancel here, this will become u is equal to gt. Therefore t is equal to u upon g. Then t will be equal to what? U upon g. U is what? Initial velocity, and g is what? Acceleration due to gravity. Now next, time of descent. Time of descent is what? Same, the object time taken by an object to come at earth surface. Okay, from maximum height to earth surface. Okay, मैक्सिमम हाइट से अर्थ सरफेस यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा उसी को बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट. ओके, मैक्सिमम हाइट से अर्थ सरफेस आने में जो टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं डिसेंट. ओके, देयरफॉर इक्वेशन become s is equal to ut plus half gt square. Okay, now here s you can write it as a h. Therefore h is equal to ut plus half gt square, and u initially is how much? 0. Therefore this will become h is equal to 0 plus half gt square, and t is equal to, when you will calculate this, then you will get t is equal to under root 2h upon g. Okay, since h is equal to u square upon t 2g, then 2t is equal to how much? Under square u square by g square, and t is equal to u by g. So you have time t equal to under root 2h by g, and h is equal to how much? H is equal to how much? U square upon 2g. Okay, h is equal to u square upon 2g. Therefore what? Put this value, t equal to u by g. You will get t equal to u by g. Okay na? And how h is, see here, from here h is equal to u square upon 2g, already I discussed you. Okay, so putting that h value here in this equation, when you will put h value in this equation, you will get u square upon 2g. See here, u square upon, h is equal to u square upon 2g. Then what happens? See, t is equal to under root u square upon 2g, value of h, putting u square upon 2g, and this is 2 by g. 2 and 2 cancel, this will become under root of u square by g square, and this is equal to u by g. Okay, so the time taken, time of descent is equal to u by g, means initial velocity upon what? Initial velocity upon acceleration due to gravity. So up to this, means up to free fall, this was your object, means this is your topic which already I discussed you up to free fall. Next I will discuss the next topic. Okay, if you have any doubt, यदि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट इट इन माय कमेंट बॉक्स. एंड इफ यू वांट पर्सनल नोट, यदि आपको पर्सनल नोट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी भेज सकते हैं, मैं उसमें आपको पर्सनल नोट भी सेंड कर दूंगा. ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे. ओके, वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, ओके, एंड गेट दिस सक्सेस. जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करिएगा सक्सेस नहीं मिलने वाला है. ओके, एंड थिंक ऑलवेज हाई. जब तक आपका थिंकिंग हाई नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं अचीव कर सकते. ओके, ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, टिल देन गुड बाय.